तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अभी जस्ट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इमिशन एंड ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन स्पेशल केस में इमिशन स्पेक्ट्रम और ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिर्फ हाइड्रोजन का ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जो बोर्स मॉडल है, बोर्स मॉडल बेसिकली सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे स्पेसिस, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, हीलियम प्लस या फिर लिथियम 2+, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसी के लिए ज़्यादा अप्लीकेबल होता है। जो बोर्स का मॉडल है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन या हीलियम प्लस या लिथियम 2+, जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो उसी के लिए ज़्यादा परफेक्टली काम करता है। वो हैवियर एटम्स के लिए उतना सूटेबल नहीं है, इसलिए हम लोग बेसिकली इसमें सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। स्पेक्ट्रम मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था क्या था, कि सिंपल अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ है, जो कि हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं वेव को, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो व्हेन हाइड्रोजन इज हीटेड देन इट्स इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स एंड मूव्स टू अपर ऑर्बिट्स। किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो उसमें एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, एटम इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा। तो हाइड्रोजन को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं उसको, किसी भी तरीके से एनर्जी देंगे, हीट ही नहीं बहुत मेथड है, हीट का मतलब यहाँ सिंपली एनर्जी देना है। तो किसी भी तरीके से अगर हम एटम को एनर्जी दें, हाइड्रोजन गैस को, तो उसका एटम एक्साइट हो जाता है और अपर ऑर्बिट्स में चला जाता है। अब जब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, खाली आइडल मतलब हो जाता है, उसको खाली छोड़ देना, कुछ नहीं करना, तो तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन्स वापस भी गिरने लगते हैं जब उसको एनर्जी नहीं मिल पाता है। तो जब वो वापस गिरने लगते हैं तो वो कुछ इमिट करते हैं, फोटोन्स को इमिट करते हैं। ठीक है। और यही फोटोन्स इमिट करते हैं, इसी को अगर हम लोग रिकॉर्ड करके, मतलब उसी को अगर हम लोग चेक करें, तो वही स्पेक्ट्रम जो बनता है उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो अपर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं उसके वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होता है, मैंने बताया था कि ऊपर जाने के लिए एनर्जी उसको चाहिए होता है और नीचे आने के लिए एनर्जी रिलीज़ करता है। तो जब वो ऊपर आने के लिए तो हमने उसको हीट करके एनर्जी प्रोवाइड किया, लेकिन जब वो नीचे आता है तो खुद एनर्जी रिलीज़ करता है। तो एनर्जी रिलीज़ करता है, उससे क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे पहले बाल्मर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया था और एक जनरल फार्मूला दिया। उन्होंने सिंपली विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट हमारा होता है, उसको ऑब्ज़र्व किया था और उसका स्पेक्ट्रम को उन्होंने मतलब स्टडी किया था, उसके स्पेक्ट्रम को। और उन्होंने एक जनरल फार्मूला दिया था वेवलेंथ निकालने का। ठीक है। द विजिबल रेडिएशन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इज़ नोन एज बाल्मर सीरीज इन ऑनर ऑफ हिम। ठीक है। तो इन बाल्मर की रिस्पेक्ट में जो सीरीज़, जो लाइट उनका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइट्स दिखता है, जो रेडिएशन दिखता है विजिबल रेंज में होता है, उसको हम लोग बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला क्या था वो देखते हैं। तो इन्होंने सेकेंड ऑर्बिट के लिए, सेकेंड ऑर्बिट में जंप के लिए जो फॉर्मूला दिया था ये था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करे तो उसके लिए विजिबल रेंज में वो लाइट रहेगा। अगर एक एटम है, ये हुआ फर्स्ट ऑर्बिट और ये हुआ सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट। और अगर कोई थर्ड ऑर्बिट है, सपोज ये एक थर्ड ऑर्बिट है, तो अगर हम थर्ड ऑर्बिट से जंप होगा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, तो उससे क्या होगा, बाल्मर सीरीज जनरेट होगा। या फिर फोर्थ ऑर्बिट या फिफ्थ ऑर्बिट या सिक्स्थ ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से अगर सेकेंड ऑर्बिट में जंप करे तो इसको हम लोग बाल्मर सीरीज कहते हैं। यही एक विजिबल रीजन में रहता है, मतलब यही लाइट है जो हम लोग को दिखता है। अगर थर्ड से सेकंड में जंप करे या फोर्थ से सेकंड में जंप करे, तो जो लाइट वो फोटोन इमिट करता है वो विजिबल रेंज में होता है, मतलब हम लोग को दिखता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम से रिलीज होता है तो ये हम लोग को दिखता है। तो उन्होंने एक जनरल फार्मूला दिया था लेमदा निकालने का, मतलब वेवलेंथ निकालने का, 109677 इंटू 1/2² माइनस 1/n²। ठीक है। यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, अपर ऑर्बिट्स 3, 4, 5, 6, 7, 7 जो भी जहाँ से भी जंप कर रहा है वही n का वैल्यू होगा। वो जिस ऑर्बिट से जंप कर रहा है वहाँ पे n का वैल्यू। यहाँ से हम लोग लेमदा 2 तो जनरल उन्होंने कांस्टेंट दे दी, n का वैल्यू हमको पता होगा, दिया रहेगा कि किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है। तो वहाँ से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं इजीली। वेवलेंथ इज इक्वल टू 109 और यहाँ पे वैल्यू पुट करके इजीली निकाल सकते हैं।
पर सेंटीमीटर, ये पर मीटर नहीं है, पर सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये बाल्मर ने एक सिंपल अपना जो उन्होंने स्टडी किया सिर्फ विजिबल लाइट पे, उसका ये फॉर्मूला दिया उन्होंने। आफ्टर बाल्मर के बाद राइबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्रूली इसको अच्छे से पढ़ा, मतलब डीपली इसको स्टडी किया और एक जनरल फॉर्मूला दिया जो कि हर किसी के लिए वैलिड था, जो कहीं से भी जंप करे, कोई भी ऑर्बिट से जंप करे, उन सब के लिए ये वैलिड था। वो फॉर्मूला क्या था? वो भी सिंपल जो बाल्मर का फॉर्मूला था, उसी को उन्होंने मॉडिफाई करके n1 और n2 का वैल्यू अलग अलग बताया कि यहाँ n1 का वैल्यू क्या होगा जिसमें जंप किया है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये भी सिंपल वही फॉर्मूला है, कुछ भी इसमें अलग नहीं था कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया। बस बाल्मर ने जो सिर्फ सेकेंड ऑर्बिट के लिए दिया था, इन्होंने एक जनरल फार्मूला बना दिया कि किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई जंप करेगा तो उसका एनर्जी कितना होगा, उसका वेवलेंथ कितना होगा। और ये वेवलेंथ कहाँ से आता है, ये वैल्यू कहाँ से आता है, ये भी मैं अभी आपको नीचे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो n1 n2 यहाँ इंटीजर होता है। n1 क्या होता है? n1 होता है जिसमें वो जंप किया, सपोज 5 से 3 में जंप किया, जंप हुआ 5वां ऑर्बिट से तीसरे में, तो यहाँ n1 क्या होगा? 3। और n2 क्या होगा? 5। n2 होता है जहाँ से जंप करता है, n1 होता है जहाँ वो जंप किया, तभी तो एनर्जी रिलीज होगा ना। वो ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे में जंप करेगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम लोग लैम्डा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइबर कांस्टेंट एक टर्म आता है, राइबर कांस्टेंट है पर मीटर। अगर इसको हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो पर मीटर हो जाता है। और राइबर कांस्टेंट नाम का एक फॉर्मूला कांस्टेंट है यहाँ पे, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यही उनका जनरल फार्मूला था जो कि हर जंप के लिए वैलिड है, जो कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करे किसी भी ऑर्बिट से, ये फार्मूला हम लोग वहाँ निकाल के उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं फोटोन का। वो जो फोटोन है, ये वेवलेंथ किसका है? ये लैम्डा जो है किसका है? ये फोटोन का वेवलेंथ है, जो वहाँ से रिलीज़ हुआ है। वो जंप किया तो एक फोटोन रिलीज़ किया। इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको एक फिगर अच्छे से शो करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है, ये तीसरा ऑर्बिट है। ऐसे करके सपोज ये 3 ऑर्बिट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जंप किया यहाँ पे, यहाँ आ गया, तो ये एक एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। यही एक फोटोन है जिसका हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ निकाल रहे हैं। ये जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ हमने यहाँ पे निकाला है, ये देखिए, ये जो वेवलेंथ है, ये वही फोटोन का वेवलेंथ है। ये जो फोटोन यहाँ से रिलीज़ हुआ है ना, उसी का वेवलेंथ है। तो ये अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगा। सपोज़ यहाँ से जंप किया है तो इसका कुछ और वेवलेंथ होगा। सपोज़ कोई और हायर ऑर्बिट से जंप किया तो उसका भी फोटोन का वेवलेंथ कुछ और होगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो n1 और n2 के वैल्यू पे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बाकी तो ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ n1 और n2 के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो फोटोन कितना एनर्जी का होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जंप कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ये सब सीरीज़ क्या होता है। तो अगर हम लोग किसी भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो उसको हम लोग लाइमन सीरीज़ कहते हैं। नाम है बस, इसको कुछ बहुत ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत, सिर्फ याद रखने का ज़रूरत है। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि इससे न्यूमेरिकल आ जाता है कि लाइमन सीरीज़ का कोई अलग न्यूमेरिकल, बाल्मर का कोई अलग न्यूमेरिकल। ये बस याद करने के लिए कि बाल्मर में कहाँ जंप होता है, कहाँ जंप होता है, बस ये याद रखने वाला चीज़ है। कहाँ से जंप होता है ये जनरल है हर में, लेकिन कहाँ जंप होता है ये याद रखने का चीज़ है। लाइमन में फर्स्ट ऑर्बिट में, कहीं से भी फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर गया तो वो लाइमन सीरीज़ में चला जाता है। बाल्मर में कोई भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, कहीं से भी सेकंड में अगर जंप किया है कोई भी इलेक्ट्रॉन तो वो बाल्मर सीरीज़ के अंडर आता है। पैस्चन सीरीज़ क्या होता है? जहाँ अगर कोई भी अपर ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में गिर जाए, मतलब अपर ऑर्बिट मतलब क्या हुआ, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, किसी भी ऑर्बिट से अगर तीसरे ऑर्बिट में जंप करे इलेक्ट्रॉन तो उसको पैस्चन सीरीज़ कहते हैं। ब्रैकेट मतलब क्या हो गया कि किसी भी अपर ऑर्बिट से चौथे में करे, और पीफंड मतलब 5वें में करे, ठीक है। अब देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है लाइट का। तो लाइमन का जो होता है अल्ट्रा वायलेट होता है, मतलब बहुत ही हाई एनर्जी का होता है, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है। बाल्मर जैसा मैंने अभी बताया यही एक है जो विजिबल है, ये इंफ्रारेड होता है। पैस्चन इंफ्रारेड होता है। ब्रैकेट
फार इंफ्रारेड मतलब बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड, और ये भी बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड होता है। तो सिर्फ एक बाल्मार है जो कि विजिबल है, लाइमैन जो अल्ट्रा वायलेट है, पैस्चन इंफ्रारेड है, और बाकी का फार इंफ्रारेड है। ब्रैकेट पी फंड और भी जो बाकी का है बहुत वो फार इंफ्रारेड है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा वेवलेंथ, लंबा वेवलेंथ वाला है वो। ये देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ पे है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बहुत मैंने ये फिगर पहले भी आप लोगों को समझाया था, इमिशन और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें भी मैंने ये फिगर समझाया था। तो ये जो बैल्मर, लाइमैन, पैस्चन, ब्रैकेट, पी फंड है, ये नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नाम याद रखना कि कहाँ पे जंप होता है, बाल्मर में कहाँ पे जंप होता है, पैस्चन में कहाँ पे जंप होता है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको N1 का वैल्यू नहीं देगा, सिंपली पूछ देगा कि एक पैस्चन सीरीज़ का एक जंप है जो कि मतलब 5वें या 6ठे ऑर्बिट से हुआ है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस ऑर्बिट में हुआ है। ये तो दे देगा कि कहाँ से जंप किया, लेकिन कहाँ पे जंप हुआ ये नहीं बताएगा, वो सिर्फ नाम दे देगा, पैस्चन, बेलमर, लाइमैन, कुछ भी नाम दे देगा। तो आपको उससे याद रखना होगा कि वो कौन से ऑर्बिट, लाइमैन मतलब पहले ऑर्बिट में जंप किया। अगर बोलेगा कि 5वां ऑर्बिट से लाइमैन सीरीज़ का लाइन मतलब लाइमैन सीरीज़ का वो फोटोन रिलीज़ कर रहा है, तो वहाँ N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, पहले ऑर्बिट में जंप किया है। तो इसका एक सिंपल, चलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, तो फाइंड, चलिए एक सिंपल, बहुत ही सिंपल, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड by 5th jump from 5th orbit to 2nd ऑर्बिट। ठीक है, तो सिंपल अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी सिंपल हमने पढ़ा था बाल्मार का फॉर्मूला लगा दें या फिर राइबर का कोई भी लगा दें, सिंपल सा आंसर आएगा। तो 1/λ का वैल्यू क्या था, 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1.09 इंटू 10⁻7। N1 का वैल्यू यहाँ क्या है, N1 क्या है, N1 का वैल्यू कहाँ पे है, सेकेंड ऑर्बिट में जंप किया, तो N1 का वैल्यू क्या आ गया 2। N2 का वैल्यू क्या है, कहाँ से जंप हुआ है, तो कहाँ से जंप किया, तो 5th ऑर्बिट से। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया 1.09 इंटू 10⁻7, 1/4 माइनस 1/25। अब बस ये क्या है, 1/λ का वैल्यू, लेमदा का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको 1/1.09 इंटू 10⁻7, इसको कुछ नहीं किया, इसको बस उलट दिए हैं ऐसे करके। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, 25 माइनस 4 21, तो क्या हो जाएगा 100/21। सिंपल, ये हो गया हमारा लेमदा का वैल्यू। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा लिख सकते हैं। एक दूसरा आपको एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन क्या होता है। सेकेंड लाइन ऑफ एक्स सीरीज ऐसे करके सेंटेंस लिखा रहता है क्वेश्चन में, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मार सीरीज और समथिंग एक्स वाई सीरीज ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं पूछता है, हमेशा ऐसा ऐसे सेंटेंस यूज़ करके पूछता है। तो सबसे पहले आप समझिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन क्या होता है। तो ये कुछ नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है कि उससे कितना ऑर्बिट ऊपर। जैसे कि अगर आपसे पूछ रहा है बाल्मार सीरीज़ के बारे में, बाल्मार सीरीज़ में आपको पता है एक चीज़, बाल्मार सीरीज़ पहले लिख लेते हैं कि बाल्मार सीरीज़ में क्या होता है। एक चीज़ आपको पता है, बाल्मार सीरीज़ मतलब n1 बराबर 2, जंप कहाँ होगा, सेकेंड ऑर्बिट में जंप होगा, ये n = 2 है, यहीं पे जंप होगा अपर ऑर्बिट से। तो फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि इसके जस्ट ऊपर वाले से थर्ड ऑर्बिट, यानी कि n2 क्या हो गया, 3 हो गया। अब अगर सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मार सीरीज बोला तो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मार सीरीज का मतलब क्या हो जाता है, थर्ड ऑर्बिट से, मतलब 2 ऑर्बिट ऊपर से, तो ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया, ये 2 = 4 हो गया। थर्ड लाइन ऑफ बाल्मार मतलब कि ये 5वें से जंप किया है। फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मार मतलब ये 6ठे से जंप किया है, मतलब 4 ऊपर। अब वैसे ही हर किसी में हो सकता है सेकेंड लाइन ऑफ सपोज लाइमैन सीरीज है, लाइमैन सीरीज का सेकेंड लाइन है, तो आपको लाइमैन सीरीज में क्या पता है, n1 का वैल्यू 1 है। अब सेकेंड लाइन है मतलब क्या, इससे 2 ऊपर होना चाहिए,
तो इससे 2 ऊपर के लिए क्या होगा, n1 तो हमको पता है 1 है, और n2 क्या होगा, 3 होगा, मतलब तीसरे से जंप किया, इससे 2 ऊपर वाले से जंप किया है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन लिखते हैं मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से जंप किया है। थर्ड लाइन का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से जंप किया है। तो ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ हर सीरीज़ का लाइनमैन सीरीज़, यहाँ जो नाम ऑफ सीरीज़ का जो नाम दिया रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आप n1 का वैल्यू लिखिए, और उसके बाद जितना उससे ऊपर पूछ रहा है, सेकंड मतलब 2 ऊपर, थर्ड मतलब 3 ऊपर, उसके उतने ऊपर ऑर्बिट से जंप करवा दीजिए। तो वहाँ पे आप n1 और n2 दोनों का वैल्यू मिल गया आपको, और आप वहाँ से उसको सॉल्व करके वेवलेंथ या एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, तो कहीं से, बहुत ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/n1² और -1/n2², इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिंपल यही है ना। तो ये ई का वैल्यू क्या होता है, hc/लैम्डा होता है, और ये -13.6, इसको जूल में चेंज करेंगे तो बताया था। जूल में चेंज करने के लिए अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, इसको सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुना कर देते हैं, और 1/n1² -1/n2²। इसी को सॉल्व करके hc को इधर ले आते हैं, hc को इसको ऐसे करके यहाँ से इधर ले आए, और 1/λ का वैल्यू जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वो आ जाता है। कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये आप पहले भी पढ़ चुके थे, बस थोड़ा ध्यान में नहीं था कि कहाँ से आया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए चलिए भी मैं बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ईवी को जूल में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है x इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुना कर देंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कैलकुलेशन तो जूल में ही होता है ना, कोई भी कैलकुलेशन तो ऐसा यूनिट में होगा, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना कर देते हैं। ये सिंपल सा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने ख़त्म कर लिया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में एक बार मेंशन कर दीजिए, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये सब जो नया नया इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो सब स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं, उससे आपको नोट्स ये सब जो मिलने, स्टडी मटेरियल सब मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।